सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार है, मेरा प्रणाम है आप सब भाइयों को। और जो भी भाई मेरी वीडियो देखते हो, प्यार देते हो, लाइक करते हो, आप सबको दिल से धन्यवाद देता हूं मैं। और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। और मैं वीडियो की शुरुआत में ही एक चीज़ बता दूं, इस वीडियो में कोई भी शूज़ में अनबॉक्सिंग नहीं करने वाला हूँ। ये वीडियो मेरी उन भाइयों के लिए है जो भाई शूज़ के सेक्टर में या बिजनेस के सेक्टर में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते थे, कुछ अच्छी जानकारियाँ उन्हें चाहिए, तो वो लोग इस वीडियो को देखें। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा लाइफ में। देखिए, हर घर में कोई ना कोई कभी प्लान करता है कि रिटायरमेंट के बाद कोई बिजनेस किया जाएगा या कोई अलग से पार्टिकुलर बिजनेस मुझे डालना है या कोई भी चीज़ हो। तो ये बिजनेस लेवल की थोड़ी वीडियो होगी, बिजनेस से रिलेटेड और मोटिवेशन से भरपूर वीडियो होगी आप सबके लिए। और काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में आप सभी को। और शूज़ के सेक्टर में ही नहीं, शूज़ के सेक्टर के साथ साथ काफ़ी सेक्टर में ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वो चीज़ें काफ़ी सेक्टर में अप्लाई होती हैं। बिजनेस मॉडल में काफ़ी चीज़ें, तो जो भी हमारे पास एक छोटा सा ही अनुभव है, बहुत बड़ा अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान मेहनत करता है। और मेहनत हमेशा, देखिए, दो चीज़ें इंसान के अंदर हमेशा होनी चाहिए ज़िंदगी में। कभी अपने अंदर का बच्चे को मरने मत देना। सीखने की कला जब तक जिंदा है वो इंसान, समझ लो, जिसके अंदर बचपना जिंदा है ना, वो इंसान बुढ़ापे तक जिंदा है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा मेरे भाई। कभी किसी चीज़ से ये मत समझिएगा कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। आपका भाई आपके सामने एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का खड़ा है जो कि काफ़ी ज़मीनी लेवल से। और दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ बता दूं, काफ़ी लोग में मुझसे बड़े होंगे, पुराने बिजनेसमैन होंगे मेरे भाई, तो वो लोग भी इस वीडियो को अगर देख रहे होंगे, तो मेरा कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें सीखा हूँ मैंने। बिजनेस में बहुत सी चीज़ें इकट्ठा की, सीखी। जबकि मेरी फैमिली एक किसान फैमिली है, मेरे पापा किसान हैं। और उससे पहले वो राजनीति में थोड़ा बहुत युवा अपना जब थे तो गुजारे। उसके बाद वो, मेरे फैमिली में ये बैकग्राउंड नहीं था कि ये शूज, चाय, कपड़ा या इस सेक्टर में कोई बिजनेस करने वाला। मेरे दादाजी थे तो वो सरकारी जॉब में थे, ग्राम विकास अधिकारी थे, तो वो भी इस लाइन से नहीं था। और उससे पहले के भी बैकग्राउंड में कभी कोई बिजनेस के लाइन में नहीं है। मेरे परिवार में कोई दूसरा सदस्य बिजनेस करता भी नहीं है। तो जो भी चीज़ें हैं, कैसे मैं इस लाइन में आया, पहले तो ये बताऊँगा। ये मेरी खुद की एक सच्ची कहानी है, एक सच्ची घटना है। और मैं अपने ऊपर की चीज़ें, बीती हुई चीज़ों को मैं बताऊंगा कि कहाँ से मैं यहाँ तक आया और क्या करके मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या लेवल है, क्या कर रहा हूँ, क्या प्लानिंग है, ये सब चीज़ें डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ पहले तो आपको अपनी स्टोरी बताऊँगा, उसके बाद बताऊँगा काफ़ी रोचक चीज़ें जो मुझे लाइफ में सीखने को मिली। और कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो कि आपको अपने लाइफ में नहीं करनी है बिजनेस लाइन में। तो क्या कुछ चीज़ें हैं मैं बताऊंगा। आइए चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानना चाहेंगे तो मैं बता दूं कि मैं इस लाइन में आया कैसे। शूज़ का तो कोई बैकग्राउंड था नहीं, तो आया कैसे। तो ये कहानी भैया, सबसे पहले ले चलता हूँ अपने बैकग्राउंड पर। सन 2010 में, 2008 या 10 की बात है ये। और चूँकि मैं उस समय, मुझे लगता है कि हाई स्कूल में था, और यानी 10वीं, हाई स्कूल नहीं समझ में आ रहा तो समझ लीजिए 10वीं की परीक्षा मैंने दिया हुआ था। और उसके बाद 11th क्लास में मैं था और मैंने एनसीसी भी किया था। तो ज्वाइन किया था, तो मैं नेशनल कैडेट कोर्स जो होता है एनसीसी, उसका भी कैडेट रहा हूँ। और बीएचयू जो है, सीएटीसी का भी कैंप किया हूँ। और बीएचयू से मैंने एनसीसी किया है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी का, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो एक बहुत ही फेमस सिंगर है दिनेश लाल यादव जी, भोजपुरी के निरहुआ जी, वो भी हमारे साथ उस समय थे कैंप में। चूँकि आरडीसी रिपब्लिक डे का कैंप चल रहा था, तो उसमें वो लोग थे, विशाल गाजीपुरिया जी। और वहीं हमारा भी कैंप, चूँकि कैंप जाते हैं ना हर जिले से, तो वहाँ हम लोग थे बीएचयू के अंदर में। 2 बार मैं गया, कैंप किया, काफ़ी कुछ ट्रेनिंग ली, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। उसके बाद मैं वहाँ से वापस आया। वापस आने के बाद क्रिकेट का बहुत शौक़ रहा बचपन से ही, चूँकि गाँवी एरिया था, बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है हमारा, जहाँ से मैं हूँ वो बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है। तो क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और मैं जब भी खाली टाइम मिलता था तो भाइयों के साथ
दोस्तों के साथ निकल जाते थे क्रिकेट खेलने हम लोग। दिन भर आधा टाइम तो हम लोग का इसी में बीतता था। सुबह 2 बज गए होते थे तो रात को मान के चलिए कि 6 बजे 7 बजे क्रिकेट हो जाने के बाद भी, कोई मैच 2-2 3-3 मैच हो जाने के बाद भी शाम को बैठ के बतकही करते करते 7 बजे 8 बजे घर पे जाते थे। ये जुनून था और होता भी है। आप लोग में से कई लोग ऐसे होंगे जो आज भी क्रिकेट में बाकी चीज़ों में ही अपना समय गंवा देते होंगे। फुटबॉल में अच्छी चीज़ें एक्टिविटी होनी चाहिए, आदमी को फिट रहना चाहिए। और कई लोगों को शायद मेरे एज का भी अंदाज़ा नहीं होगा, चलिए इस पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो उसके बाद हुआ क्या कि ऐसे ही चल रही थी लाइफ। एक दिन अचानक से मैं अपने शहर के, अब उनका नाम लेना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं कट्टर विरोधी हूँ उस व्यक्ति का, सही बता रहा हूँ, क्योंकि उनकी वजह से हर्ट होकर के मैं इस लाइन में आया। और इसको मैं अच्छा भी मानूं कि आज अगर वो काम नहीं किया होता तो आज ये जो सक्सेस आज के डेट में मुझे मिल रहा है ये मुझे नहीं मिला होता। तो अब क्या करूं, उनका विरोध करूं या उनका एहसान जताऊं, उनका धन्यवाद करूं, यह आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। हुआ ये कि देखिए, मैं क्रिकेट खेल के आ रहा था, क्योंकि क्रिकेट का ड्रेस जानते हैं, लोअर होता है, टी शर्ट होता है। भाई एक चीज़ बता दूं, जिन्हें पकाऊ लग रहा होगा ना ये चीज़ें, तो प्लीज़ यहाँ से वीडियो से निकल जाइए। आप वीडियो मत देखिए, आपके लिए ये वीडियो नहीं बन रही है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा इस चीज़ में। क्योंकि भाई देखिए, बाद में आकर कमेंट करते हैं कि अरे ओवर हो रहा है, ज़्यादा ये वो खींच रहे हो ये वो। तो उन सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, भैया वीडियो से कट लीजिए। जब अनबॉक्सिंग करेंगे वो वीडियो देखने आइएगा। और जिन भाइयों को इंटरेस्ट है, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं और मेरे बारे में भी जानना चाहते हैं, मैं हूँ कौन, क्या करता हूँ, तो उन भाइयों के लिए ये वीडियो देखें, आराम से लास्ट तक देखें। तो उसके बाद क्या होता है कि मैं क्रिकेट खेल के वैसे आता हूँ अपने शहर में। तो हमने सोचा कि चलिए आज शूज़ की एक नीड है, घर से पैसा लेकर गया था। सोचा कि सन 2000 ये बात है, बोला जनवरी 2010 की ये बात है। तो मैं जाता हूँ शॉप पे, एक रसला की, बहुत ही मेरे ही शहर की, छोटी से शहर की एक फेमस शॉप है, बड़ा डेकोरेशन वोकोरेशन करा के रखते हैं वो। तो वो जानते हैं क्या कि जैसे उनका जो गेट था, तो हम लोग लोअर में टी शर्ट में और गोल्ड स्टार का मैं जूता पहना हुआ था। क्योंकि आप जानते हैं मिडिल क्लास किसान फैमिली थी, तो गोल्ड स्टार का जूता ही हम लोग के लिए बहुत चीज़ बड़ी चीज़ होती थी मेरे भाई। काफ़ी भाई आज भी होंगे जिनके लिए ये होगा। तो 100 रुपये की चप्पल और गोल्ड स्टार का जूता, वही हम लोग काम निकाल देते थे पहन के। तो क्या हुआ कि मैं वहाँ पहुँचा, तो उन्होंने वेशभूषा से देख करके, क्योंकि बैट वोट हाथ में था, 2-3 भाई हम लोग साथ में थे और साइकिल से मैं था, बड़ी वाली साइकिल थी। मैं पहुंचा तो मैंने कहा कि भैया मुझे शूज़ चाहिए। तो वह व्यक्ति बाहर से ही बोला, अभी शॉप के अंदर इंटरव्यू ऐसा भैया कि मेरे पास लोकल जूते नहीं मिलते हैं, ब्रांड मिलता है। ये उनका शब्द मुझे आज तक याद है। उन्होंने हमसे कहा भैया मेरे पास लोकल जूते में ही मिलते हैं, ब्रांड मिलते हैं। जैसे ये मेरा काउंटर है ना, वो बाहर ही हम लोग थे अभी। तो मैंने कहा ठीक है भैया, हम लोग ब्रांड खरीदने ही आए हैं, ऐसी चीज़ें नहीं, अगर देंगे अच्छी शूज़ लगे तो हम ले लेंगे। और कोई मॉर्निंग का तो समय है नहीं, समय भी शाम के 4 साढ़े 4 हो रहे हैं। तो शूज़ हम लोग लेना है भैया, सीरियसली लेना है। और वास्तव में बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, सीरियसली मैं लेने ही गया था। सोचा चलो वहाँ से ले लेंगे। वहाँ गया, दोबारा वो बोल रहा है कि भैया हमारे पास 2000 से नीचे के जूते नहीं हैं और आप लोग लेंगे नहीं। हमने कहा कि भाई अब क्या, इसके आगे कोई जवाब है नहीं, अब तो दिमाग खराब। एकदम से बता रहा हूँ, यहाँ से एकदम हिल गया उसकी बातों से। कहा, और मैं रियलिटी बता रहा हूँ दिल से, मैं उस दिन पहली बार 2500 या 2600 रुपये पॉकेट में लेकर गया था एक अच्छा सूट खरीदने के लिए। लेकिन उस व्यक्ति का व्यवहार देख करके, जो गेट के अंदर नहीं आने दे रहा शॉप में, मेरे को ये चीज़ बहुत हर्ट की। कहा कि अब तो शूज़ होगा भी तो नहीं लेंगे तुम्हारे यहाँ से। मैं वहाँ से मूव हो गया, फिर गया सरकारी हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स है, कई भाई लोग जानते हैं, गोल्डन शू सेंटर है, उनका नाम अशरफ अली जी है। सर अशरफ अली की असगर अली की दुकान है। मैंने वहाँ गोल्डन शू सेंटर रसला के ही हैं, अच्छे इंसान हैं वो लोग। तो वहाँ से मैंने शूज़ परचेज किया, कैंपस का ही शूज़ था। तो उन्होंने मुझे उस समय में, अब उस समय बहुत ज़्यादा जानकारी तो थी नहीं, लेकिन आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दूंगा शूज़ खरीदते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने वहाँ से
मान के चलिए कि मुझे लग रहा है 1600 या 1700 MRP का जूता था, जिस पर 10% डिस्क, बहुत कहने के बाद उस भाई ने बहुत रिक्वेस्ट किया हम लोग, भैया देख लीजिए कुछ तो डिस्काउंट दे, तो 10% डिस्काउंट पे हमने वो शूज़ खरीदा था। ठीक, शूज हमने खरीद लिया, लेकर घर आए। मन में हमेशा ये चीज़ टिसती रहती थी, जब भी उसकी दुकान को मैं मार्केट में जाता था देखता था तो मन में आता था साला एक दिन समझाएंगे जरूर इसको। सॉरी, थोड़ी लैंग्वेज गलत हो रही है मेरी, मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ, लेकिन जैसे नहीं होता है युवाओं का सोच कि एक दिन इसको जरूर समझाएंगे। और वही दिमाग पे आपको बता रहा हूँ मैंने 7 सालों तक वो चीज़ अपने अंदर दबा कर रखी कि अगर नहीं सक्सेस हुए, अगर मुझे जॉब नहीं मिलता है, क्योंकि फैमिली का बहुत ज़्यादा दबाव होता है हर मिडिल क्लास में कि आप पहले जॉब के लिए जाओ, कोई सरकारी जॉब के लिए जाओ, बिजनेस तो बाद में होता रहेगा, सरकारी जॉब के लिए जाओ, मेरी बात समझिएगा। तो चूँकि सारी चीज़ें कई बार मैं लास्ट तक पहुंच करके मेरिट तक काफ़ी चीज़ें मैं नहीं डिस्कस करूँगा, उस तरफ ले भी नहीं जाऊँगा चीज़ों को। पढ़ने में भी काफ़ी अच्छे थे हम, शुरू से ही इसको मैं नहीं लाऊँगा। तो क्या हुआ कि मैं मन में ठाना हुआ था, और किस्मत भी मेरी शायद मुझे साथ इसीलिए नहीं दे रही थी कि बेटा तुझे एक दिन तो फेमस होना ही होना है, तू इसके लिए नहीं बनाया, तू खुद का मालिक बनेगा। अब जो भी चीज़ें हो किस्मत कहीं ना कहीं से घुमा करके लाती ही हैं। तो 7 सालों बाद मुझे मौका मिला, अचानक मेरे दादाजी का स्वर्गवास हो जाता है 2 जून को, और 2 जून 2017 को दादाजी मेरे गुजर जाते हैं। और उसके बाद चूँकि उनकी अच्छी खासी पेंशन भी आती थी, और पिताजी कुछ करते नहीं थे, किसानी का काम करते थे, 2 भाई हम थे, तो परिवार की जिम्मेदारियां भी हमारे ऊपर आ गई काफ़ी ज़्यादा, और ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रेशर होने लगा, भाई कुछ करो कुछ करो। हमने कहा ठीक है चलिए। तो चूँकि यह जहाँ बैठ करके मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मेन रोड है, और मेन रोड पे अच्छी खासी ज़मीन है, मेरी खुद की ज़मीन है। तो दादाजी ने अपने जिंदा भर में ही रहते भर में यहाँ ये मकान बनवा दिया था। ये जो रूम है, घर चूँकि थोड़ा 2 किलोमीटर अंदर हम लोग का है, तो 2 किलोमीटर अंदर गांव में घर है, और यहाँ भी दादाजी ने रूम बनवा दिया था अपने जीते में ही। तो ये पड़ा हुआ था वैसे ही खाली, तो हमने इसको सबसे पहले मरम्मत कराया, सही कराया, और TVS बाइक की एजेंसी, एक व्यक्ति आया कि भैया मुझे बाइक एजेंसी खोलनी है, आप दे दीजिए, तो हमने उन्हें रेंट पे ही दे दिया। 1 साल तक वो रहे हमारे पास, और 1 साल के बाद वो अचानक बोले कि भैया अब मुझे और बड़े जगह की ज़रूरत है एजेंसी के लिए। तो हमने कहा कि इससे बड़ा तो जगह मेरे पास है नहीं भाई, हमारे पास जो है वही हम दे सकते हैं। तो उन्होंने दूसरी जगह ले ली है, रसड़ा में ही है, अच्छे इंसान है, तो वो ले लिए वहाँ पे, और मेरा पूरा डेकोरेशन कराया हुआ रूम ऐसे ही खाली पड़ गया 1 साल के अंदर ही। हमने ठाना कि अब किसी को रेंट पे नहीं देंगे, और मेरे अंदर वो कीड़ा आज तक जिंदा था कि भाई उसने मेरी बेइज्जती की। मैंने कहा कि कुछ नहीं, मैं तुरंत घर से पापा से बोला कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि दिल्ली पहली बार जा रहे हो, कोई जानता है, कुछ जानते हो इस सेक्टर के बारे में? उन्होंने कहा कि नहीं जानते हैं, लेकिन सीखते सीखते ही आएगा। गए दिल्ली, देखे, आप लोग काफ़ी यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे, हम भी सर्च करते थे, तो उस समय जैसे यूट्यूब पे ही सहारा था कि भाई कहाँ क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो वीडियो में देखता था तो उस पर दिखता था कि 50% ऑफ पे यहाँ पे शूज़ हैं, यहाँ पे 60% पे है, 90% पे है। मेरी बात समझिएगा, बहुत बारीकी से। आप लोगों के साथ, कई भाइयों के साथ ऐसा होता होगा, कई लोग ऐसी चीज़ें देखते होंगे, अरे यार ये तो 1899 के मार्केट जूता है 700 में दे रहा है। तो हमने कहा कि यार बड़ा फ़ायदा है इसमें तो, और अच्छा काम भी है, और वो कीड़ा तो काटा ही नहीं, इसको नहीं छोड़ेंगे रसड़ा में। उसके बाद मैं गया, वहाँ गया, संपर्क किया, चीज़ों को देखा, और मुझे नॉलेज नहीं थी मेरे भाई, मुझे नॉलेज नहीं थी, मैं दिल से बता रहा हूँ। गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है भैया आपको 50% पे माल मिल जाएगा, आधे दाम पे। मेरी बात समझिएगा, एक एक चीज़ बताऊंगा वीडियो में। अब यहाँ से जो लोग बिजनेसमैन वो लोग सीखें, 50% पे आपको माल मिल जाएगा, और अच्छा माल देखें। शूज़ मैंने देखा, देख करके मैं चला आया घर, पापा से बोला कि ऐसा है कि 50% पे माल वहाँ मिल रहा है, और ऐसी ऐसी चीज़ है। तो मैंने फिर दोबारा कहा कि ठीक है, मैंने कहा कि इतने पैसे की व्यवस्था कर दीजिए ताकि एक अच्छा खासा शोरूम डेकोरेट करा के हम लोग स्टार्ट कर दें। फिर दोबारा मैं यहाँ से गया, दोबारा जब गया तो उन्होंने कहा कि सर बिलिंग कीजिए। तो मैंने शूज़ वहाँ से परचेज किए शुरुआत में, और शूज़ जो परचेज किया तो उसके बाद उन्होंने 50% तो बोला था, लेकिन उसके ऊपर से GST जोड़ने लगे
कि भैया GST 12% अलग थी। हमने कहा कि यार गजब हाल है। हमने कहा तब तो मेरा वो 50 आपने कहा लेकर के 38 पड़ेगा। कहा कि थोड़ा वो सेटिंग कर देंगे, हो जाएगा, चलिए 40 का करीब हो जाएगा। हमने कहा कि ये गजब की चीज़ है यार, ये भरमाने वाली चीज़ें हैं। आप बुला लेते हो, बोलते हो वीडियो में ये और यहाँ आने के बाद ये कर रहे हो, मेरी चीज़ों को समझिएगा। तो उसके बाद हम वहाँ से माल पहली बार में कुछ 100 पीस के करीब माल खरीदे और 100 पीस 50 पीस वाली जो चीज़ होती है वहाँ सेट वाइज माल नहीं था, तो हमने खरीद करके चले आए शॉप के लिए। आने के बाद शॉप ओपन कर दी। हमने कहा कि चलिए रसला का एरिया है, लोग 10% देते हैं सारे लोग, तो हम 20% देंगे, 20% पे माल हम बेचेंगे। मेरी बात को गौर कीजिएगा। तो सबसे डबल छूट देंगे ताकि हमारी नई शॉप डाल रहे हैं तो लोग आए अट्रैक्ट होकर के। ओरिजिनल चीज़ें तो ओरिजिनल ही थी, हम डबल का मार्जिन देंगे। उसके बाद हमने स्टार्ट किया। शॉप बहुत अच्छी चली, यकीन मानो 1 साल तक इतनी ज़बरदस्त चली। लेकिन मैंने ये देखा कि माल हम वहाँ से ले रहे हैं तो वहाँ से मान लीजिए कि वो GST काट के 38-40 का पड़ता था। उसके बाद माल ट्रांसपोर्टेशन यहाँ तक आने का, तो वो लास्ट आकर के 35% पे मेरा पड़ता था। मेरी बातों को समझिएगा, 35% यहाँ पे आकर पड़ता था। तो हम कहे कि इतना धा करके वहाँ जाओ, पसंद करो, आओ, लास्ट में आकर वही रेट पड़ जा रहा है, कोई मतलब निकल नहीं रहा है, लास्ट में मेरी रेट तो मेरे को यही पड़ रहा है। तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर एक भाई से मैंने संपर्क किया, उन्होंने कहा कि चलो मैं एक बंदे को जानता हूँ, वो शूज़ के सेक्टर में बहुत पहले से काम कर रहा है, रसुला का यहीं का है, उससे बात कर लो, शायद वो तुम्हारी कुछ हेल्प कर दे, बता दे कितने का क्या आता है। मैंने कहा चलो ठीक है। गया, बैठा, वहाँ बात हुई तो उसने बोला कि ऐसा है कि आप काम तो अच्छा कर रहे हो, आपका दुकान भी अच्छा चल रहा है, आपको इस रेट पे, जैसे मैं बता रहा हूँ 37%, उसने बोला 37% पे आपको माल मिल जाएगा। मैंने कहा चलिए ठीक है, एड्रेस दीजिए कहाँ से मिलेगा। तो उसने कानपुर का एड्रेस दिया मेरे को। कानपुर, चूँकि फिर मैंने संपर्क किया कानपुर में, उन्होंने भी कहा कि भाई ठीक है इतने का माल मिल जाएगा। मैंने कहा चलिए ठीक है 37 होगा। फिर भी मान लीजिए कि चूँकि आप जानते हैं GST रजिस्टर्ड कराने में बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 1% समाधान में टैक्स देना पड़ता है और 1% जैसे केंद्र और राज्य को मिलाकर 1% टोटल बिक्री दर का टैक्स जाता है हम लोग का, और आपका जो भी CA का चार्ज है या वकील का चार्ज है, ये सब चार्जेस मिलाकर मतलब 2% ही निकल जाता है, और माल भाड़ा 1%, मान लीजिए 2% निकाल दीजिए, तो भी वही 33-34 का माल पड़ता है करके यहाँ कानपुर से भी लेते थे। तो हमने कहा चलो ठीक है, आपकी भी बात जायज़ है, लेकिन मुझे रेट सही नहीं लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा चलिए अलग आइस से करते हैं। उसके बाद मैं इस सेक्टर में आया तो अपने ज़िले के डीलर से संपर्क किया। ज़िले के डीलर से संपर्क किया तो वो बोले कि हम इतने रेट पे दे देंगे। मैंने मान के चले जो कानपुर वाले थे तो उनसे 1% का अंतर में यहाँ में, देखिए हम लोग का 1% के लिए लड़ते हैं, 10-10-20, आप लोग कहते हो ना कितना डिस्काउंट, 10-10, 20-20 रुपये की लड़ाई होती है यहाँ। तो उन्होंने कहा कि हम इतने का दे देंगे। मैंने कहा चलिए ठीक है। ऐसे ही स्ट्रगल करते 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 चीज़ों को समझते समझते धीरे धीरे 4-5 साल गुजर गए। आप यकीन नहीं मानोगे, एक समय ऐसा आया था, ये जो पीछे मेरे दिख रहा होगा फोटो, मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरे ही शोरूम का फोटो है, 100 प्लस पर डे आर्टिकल मेरे पास नए हुआ करते थे। 100 प्लस शूज होते थे रोज। मैं इस लेवल का दुकानदार बन चुका था। 3-4 सालों में इतनी मेहनत किया, और उस दुकानदार की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उनकी कमर तोड़ के रख दिया था रसला के अंदर में। वही नहीं, बहुत अच्छे अच्छे दुकानदार लोग हाथ जोड़ रहे कि भैया बस करो। और इतने ज़्यादा आर्टिकल, मान लीजिए कि किसी शॉप में जाते हैं और आपको एक ही कैंपस का स्पोर्ट्स शूज लेना है और 100 प्लस, मैं ये नीचे तक दिखा दूँ चाहे बगल तक, मैंने पूरा जो यहाँ कर रहा होगा, जो वीडियो देख रहा होगा मेरे भाई वो जानता है, 100 से ऊपर आर्टिकल मैं अवेलेबल कराता था केवल कैंपस के, एक से बढ़ के एक आर्टिकल। दुकान अच्छी चल रही थी, सारी चीज़ें सेटअप हो चुकी थी, रोज़ का अच्छा खासा मेरा बेनिफिट भी हो जाता था, चीज़ें चल रही थी। अचानक से ये जो कोरोना आया, इसमें अचानक दुकानें बंद हो गई, सब कुछ जाते हैं और बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो गया। बर्बादी का मैं कारण बता रहा हूँ। मेरी सेल थी पर डे की, मुझे लग रहा है कि मान के चलिए कैसे भी 20,000 से 25,000, किसी भी दिन कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता, मैं खोल करके बता रहा हूँ, 20-25 हज़ार से कम का कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था। बहुत अच्छी सेल थी मेरी,
और नहीं होता है कि आदमी का जब मन बढ़ता जाता है, इंसान का मन बढ़ता जाता है, तो जैसे आज आपको बिजनेसमैन का एक तरीका भी है कि अगर आज आपको 1 लाख रुपया महीने का, 2 लाख रुपया महीने का बना लिए, तो 2 लाख का फटाक से इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में, बाद 2 लाख का और माल मांगे, साला 4 लाख, एकदम लेवल ऐसे चल रहा था ग्रोथ। अचानक से कोरोना महाराज का आगमन होता है और मेरे पास जिस समय कोरोना आया, कम से कम 12 से 15 लाख रुपए का माल मेरे गोदाम में भरा हुआ था। सोचिएगा चीज़ों को, 12 से 15 लाख का उस समय के लिए सबसे लेटेस्ट आर्टिकल्स थे, भरे पड़े थे। अचानक से कोरोना आता है और दुकानें बंद। महीने दिन तक तो हम दुकान को देखने तक नहीं आए, 2 महीने तक कि दुकान मेरी कैसी है। उसके बाद जब हमारे पास मौका आता है दुकान खोलने का, लगभग 3-4 महीने तक आप लोग जानते ही हैं कि ऑड इवेंट का कैसे कैसे दुकानें 3 दिन ये खुलेंगी, 2 दिन वो खुलेंगी, ऐसे करके तो शाम को इतने टाइम के लिए छूट दिया जाएगा। अब मान लीजिए ना लगन हो ना मार के, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तो कोई 2000 का शूज खरीदेगा, 1500-2000 का कोई नहीं। धीरे धीरे स्थिति खराब हो गई। अब 1 साल गुजर चुके थे, मेरे पास इतने आर्टिकल्स थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। और सारी चीज़ें व्यवस्थाएं, जैसे मान लीजिए किसी का भी व्यवस्था जो भी चल रहा है 1 साल तक, अगर उसकी व्यवस्थाएं पीछे से इनकम बंद हो जाए पूरी तरह से और व्यवस्थाएं चलती रहें, इनकम बंद है, तो साल भर तो हम लोग झेले। फिर अगले साल सोचे कि चलो इस साल अच्छा होगा, तब तक फिर से कोरोना का दूसरा लहर। लगभग इसके बीच में मैं बता रहा हूँ कि मैं जो भी पैसा कमाया था, जो भी पैसा, उससे डबल मेरा नुकसान हो गया। मैंने समझ लीजिए कि मेरी पूंजी तक नहीं बची मेरे पास। अब इससे आप क्या सीख मिल रही है? कुछ सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पूंजी तक नहीं बची। देखिए, शूज के मैन्युफैक्चरिंग का एक चीज़ होता है, मैं हमेशा जो चीज़ बोलता हूँ अपने वीडियो में कि नया चीज़ है, लॉट का माल नहीं है, 100% ओरिजिनल आर्टिकल है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ उदाहरणार्थ आप लोगों को, अगर यही शूज़ मान लीजिए कि है, इसको आज मैंने मंगाया है, तो ये नया लेटेस्ट का आर्टिकल है, ठीक, लेटेस्ट का आर्टिकल है, बिक रहा है। लेकिन अगर इसको 1-1.5 साल में नहीं बेच पाया मेरे भाई, तो ये शूज़ का ये जो होता है एरिया ना, ये पेस्टिंग छोड़ने लगती है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? पेस्टिंग छोड़ने लगती है मेरे भैया, और इसी का नुकसान होता है किसी बिजनेस में। और मैं जो चीज़ें बोलता हूँ भैया, स्टोर आर्टिकल्स हैं, नए आर्टिकल्स हैं, डेट दिखाता हूँ। 1.5 साल 2 साल किसी भी स्पोर्ट्स शूज को आप रख करके अपने दुकान में देख लीजिए, 2 साल, 1.5 से 2 साल आप किसी भी व्यक्ति को बेचेंगे ना, वो 2 साल पुराना शूज 100% क्लेम आएगा। चीज़ें अब आप समझ गए होंगे। और बहुत ज़्यादा नॉलेज उस समय मेरे पास थी नहीं, तो जैसे पीछे से माल कंपनियां भी क्या करती थी, जहाँ से मैं माल उठाता था, जैसे जो भी आता था, तो जैसे मैं ये नहीं देखता था कि ये शूज अच्छा लगा मैं ले लेता था, ये नहीं देखता था कि ये माल बना कब का है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है। अब उसमें जैसे पीछे से मेरे को माल, जैसे मान लीजिए 2021 में कोरोना आया, 21-22 में चला, और मेरे पास 2020 का भी माल कंपनियां दे देती थी, 21 का भी दे देती थी, लेकिन अच्छे आर्टिकल दिखते थे, मैं ले लेता था, बेचता रहता था, चलता रहता था। लेकिन वो सारा जब माल मेरे पास डंप हो गया, और लगातार 2 बार कोरोना के बाद जब खोला दुकान, तो कस्टमर तो आते थे शॉप तक, कस्टमर शॉप तक आते थे, लेकिन एकाएक मेरा सेल एकदम डाउन। समझ में ही नहीं आ रहा था करूँ तो क्या करूँ। मैं देख रहा था साला मेरी पूंजी इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है, मैंने 15 लाख का मेरे पास माल है, इसको अब मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा कि भाई कुछ तो पैसा मेरा निकल जाए। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने 1500-1500, 2-2 हज़ार के जूतों को 500-500 रुपये पे बाहर से लगवा कर बिचवाया कि भैया कुछ भी मेरा निकल जाए, 15 लाख में 3 लाख मेरा निकल जाए। मेरी बात समझिएगा। जैसे तैसे जो पुरानी मेरी पूंजी थी कुछ बची, बाकी सारा का सारा लॉस। कमर टूट चुकी थी मेरे बिजनेस की पूरी तरह से, नई शुरुआत करनी थी, कुछ समझ में आ नहीं रहा था। अचानक से मेरा HDFC में चूँकि अकाउंट था, HDFC बैंक में, तो मेरे 2 अकाउंट थे, दोनों पे ही ऑफ़र दिखा रहा था कि आपको क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र है। मैंने कहा कि चलो यार 49 दिन का समय देता है, पता ना 35 दिन का 49 दिन का क्रेडिट कार्ड का, दोनों क्रेडिट कार्ड अपना अप्लाई किया, मंगाया, 2 लाख का क्रेडिट कार्ड मुझे मिल गया।
मैंने क्रेडिट कार्ड को स्वाइप किया और उसके पैसे से, और जो 2-3 लाख रुपया जुटा पाया था उसको आधा तिया पे बेच के वो पैसे फिर से मैंने स्टैंड किया खुद को, समझिएगा, फिर से खुद को स्टैंड किया और स्टार्ट किया फिर से बिजनेस। पूंजी कम थी, अब वो स्थिति नहीं थी कि 100+ आर्टिकल मेरे पास है, 20-40 आर्टिकल से ही मैंने शुरू किया। फिर से स्थितियाँ बदलती गई, चलने लगा सब कुछ सही से। अचानक से सेल अब वो लेवल नहीं पकड़ पा रहा था कोरोना के बाद, क्योंकि 2 कारण थे। लोगों के पास एक तो पैसे नहीं थे, कई कंपनियां तक बंद हो गई, और कोई खरीदार भी उस तरह के नहीं थे। बहुत जहां 50 जूते रोज बेचते थे वहाँ 5 जूते पे आ गए थे, 10 जूते 5 जूते चल रहे थे रोज। समझ में नहीं आ रहा था यार। 2 मेरे पास वर्कर थे, दोनों को ही हटाना पड़ा। दोनों वर्करों को पहले एक को हटाया, उसके बाद दूसरे को भी हटाया, क्योंकि भाई समझ में नहीं आ रही थी चीज़ें कि अगर 5 जूते बेचेंगे 4 जूते, और मैं बहुत नॉमिनल कमाई पे। फिर कहा कि चलो ज़्यादा डिस्काउंट पे काम करते हैं, फिर भी दिक्कत आने लगी अचानक से। अब वो क्रेडिट कार्ड वाला भी जो पैसा था तो मैं समझ नहीं पा रहा था, और क्योंकि मैं देता गया लेता गया, चीज़ें चल रही थी, समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा था। बिजनेस चल रहा था, कम चल रहा था, और मेनली 4 महीने का सीज़न होता है। तो जो 4 महीने का सीज़न है, इसमें जो मेन सीज़न देखिए, मई जून का लगन 2 महीने हम लोग का, और दूसरा जो सीज़न होता है वो होता है विंटर का सीज़न 2-2.5 महीने। तो 2-4 महीने का मेनली सीज़न होता है, इससे ज़्यादा नहीं चलता है, और साल भर का काम तो है नहीं, मेनली सूच का यही काम है। तो काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, काफ़ी चीज़ें सिकुड़ गई। जिस ग्रोथ से मैंने शुरू में किया था, जो चीज़ें की थी, वो चीज़ें सारी बर्बाद हो चुकी थी, और समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने अचानक से 2022 में ही लास्ट में, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो मैंने अपना मजाक में ही यूट्यूब पे है मनोज देव जी, यूट्यूब वाले बाबा, तो यूट्यूब चैनल एक खोल दिया। मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि यूट्यूब चैनल बनाओ यार, अनबॉक्सिंग करो जूतों की। तो मैं ये नहीं सोचता था कि जूते मैं बेचूंगा, इस पर अनबॉक्सिंग करने का काम मैंने स्टार्ट किया, जूते दिखाना स्टार्ट किया। और मैं हमेशा बोलता था, पिछली वीडियोस में जाएंगे तो यही बोलता था, भाई आपके अगल बगल में मिल जाए, सही रेट ये ले लेना, ये रेट का मिल जाएगा। बाद में मैं चीज़ों को सीखने लगा, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, काफ़ी अनुभव हुआ, और अचानक से ये तो यूट्यूब बूस्ट कर गया मेरा। अचानक से वीडियो वायरल हो गई, 1-2 वीडियोस मेरी वायरल हो गई, और वायरल होने के बाद लोग डिमांड करने लगे, भाई हमें आप ही शूज़ दे दो। तो ये सब चीज़ें आई। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ा अनुभव मिला कोरोना की वजह से, वो मुझे ये मिला कि कभी भी पुराना माल मत खरीदो। मेरी बात को समझिएगा। तब से मैंने एक चीज़ टारगेट कर लिया, शॉप के लिए भी चाहे ऐसे भी, मेरे पास जो भी मेरे भाई माल आता है वो लॉन्चिंग के आर्टिकल लाता हूँ। मैं वो काम नहीं करता 50%, 70%, 90% वालों से माल लेकर नहीं आता। मैं डायरेक्टली कंपनियों से जुड़ चुका हूँ, 2-2, 3-3 कंपनियों से डायरेक्ट काम करना पसंद करता हूँ। और दूसरी चीज़ ये करता हूँ कि भाई देखो, मेरे को तुम्हारा 100 मॉडल लॉन्च है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे जो सबसे टॉप 10 आर्टिकल हैं वो मुझे दिखाओ, वो मेरे को पिक भेजो लॉन्चिंग के, जो सबसे टॉप 10 आर्टिकल्स हैं। उसके बाद वो लोग फिर भी नहीं मानते हैं, 50 आर्टिकल भेज देंगे, उसमें से चुनूंगा बैठ करके, देखता हूँ। सोचिए आपके पास किस तरह का प्रोडक्ट मैं भेज रहा हूँ, चुनता हूँ, देखता हूँ कि क्या इसमें सबसे बेस्ट है, जो एक नज़र में प्राइस रेंज भी सही हो, उस प्राइस के हिसाब से वो जूता है कि नहीं है। चीज़ों को पूरा अच्छे से मेंटेन करता हूँ, कलर कैसा है, ये कलर चलेगा कि नहीं चलेगा, ये चीज़ें सही हैं कि नहीं है। बाकी पूरा अपना अनुभव 100% लगा देता हूँ उस चीज़ के लिए। तब जाके उन 100 आर्टिकलों में से कोई 5 आर्टिकल, 7 आर्टिकल मैं चुनता हूँ, और वो भी आर्टिकल मुझे नए लॉन्चिंग के चाहिए। तो ये बताइए कि जो 50%, 70%, 40%, 30% वाली चीज़ें हैं, उन चीज़ों को एकदम इग्नोर कर दीजिए। मेरे पास वो चीज़ें नहीं होती है। दूसरी चीज़, मेरे पास लॉट का माल नहीं होता है। लॉट का माल आपको डिस्कस कर चुका हूँ पुरानी वीडियोज़ में, वो आपको इंदरलोक में मिल जाएंगी। यही जूते होते हैं 50%, 60% पे मिल जाते हैं, 70% पे। लॉट का मतलब ये होता है, कंपनी जब भी प्रोडक्शन करती है तो कुछ माल उसके डिफेक्टिव्स होते हैं, जिन्हें बहुत माइनर सा डिफेक्ट होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं, वो चीज़ें चली जाती हैं। उसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, उस पर हमेशा यहाँ स्टैंप लग जाता है बी का, और उसका QR कोड स्कैनेबल नहीं होता है, वो फ्रेश के माल में नहीं गिना जाता है।
तो वो चीज़ भी काफ़ी दुकानदार लोग ला करके बेचते हैं, तो वो एक अलग विषय हो गया, चलिए उसको हटा देते हैं। मेरे पास जो भी चीज़ें आती हैं वो 100% ओरिजिनल तो होती ही होती हैं। स्टोर आर्टिकल, जैसे कंपनी ने अब्रोज ने कोई शूज़ लॉन्च किया, कैंपस ने कोई शूज लॉन्च, जैसे एक बड़े भाई हैं हमारे पंकज जी, चेयर शॉपिंग, काफ़ी लोग उनकी चैनल देखते होंगे, भैया से बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है और उनके चैनल पे भी मैंने उनको अक्सर मैं देखता हूँ, खुद भी वॉच करता हूँ। तो उन्होंने रैफ का अनबॉक्सिंग किया है कल या परसों में, रैफ आर्टिकल कैंपस का, जबकि रैफ मैंने कई बार बेच चुका हूँ, मेरे कई भाई मंगा चुके हैं रैफ हमसे। तो रैफ का उन्होंने प्राइस बताया 1800 रुपये, 1999, 2000 रुपये भैया प्राइस आता है MRP, और 1800 रुपये में उन्होंने कहा कि 10% लेस पे रैफ मैंने आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। पंकज भैया बहुत अच्छा काम करते हैं, शूज़ का वेट करके भी दिखाते हैं, मैं सम्मान करता हूँ उनका दिल से, और भैया से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है मुझे। देखिए मैं सीखने वाले चीज़ों को कभी इग्नोर नहीं करता। तो उन्होंने कहा ये जेन्युइन रेट है मेरे भाई, ये स्टोर आर्टिकल्स के जेन्युइन रेट है, क्योंकि स्टोर्स पे जाएंगे कैंपस पे एक्सक्लूसिव पे तो ऑन MRP दी जाएगी 1999, उसकी MRP तो 1999 ली जाएगी। उन्होंने कहा कि चलिए किसी भी रिटेलर से आप 1800 में ले सकते हैं, वो दे देगा हंसते हुए, चलिए 1800। उन्होंने कभी कभी कहते हैं भैया जी कि 20 पे भी सही बात है, कई लोग 20 कहते हैं, 20% भी समझ में आता है, लेकिन मैं जो आपको रेट देता हूँ, जानते हैं क्यों देता हूँ ऑनलाइन में इतना रेट? कारण बस इतना होता है कि मेरे भाई जो मेरे व्यूअर्स हैं जो मंगा रहे हैं शूज़, उनके घर तक पहुंच करके ऐसा रेट मिल जाए, मेरी बात को समझिएगा, उनके घर तक पहुंच करके कि उन्हें मार्केट में जा करके मोल भाव करने की ज़रूरत ही ना पड़े, और चीज़ें एकदम बेस्ट से बेस्ट मिले, नई से नई मिले, छटी हुई चीज़ें मिले। छटी हुई का मतलब खराब छटी हुई नहीं, सबसे 100 में से 5 चुन करके जो सबसे बेस्ट हो अप्रोच में, जो सबसे बेस्ट हो कैंपस में, वो चीज़ें आपको मैं देने की कोशिश करता हूँ मेरे भाई। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो चीज़ें मैं देने की कोशिश करता हूँ आपको, और प्राइस हमेशा 30% के करीब जो लेकर चला जाता हूँ। मान लीजिए 2000 का जूता है और 30% पे मैं दे रहा हूँ,